नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जिसमें समय ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। एक ऐसी कहानी जहां भविष्य से आया एक बदला अतीत की हर चीज को, हर याद को मिटा देने की ताकत रखता है। आइए इस जबरदस्त साइफाई एडवेंचर को शुरू से समझते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब भविष्य अतीत पर ही हमला कर दे? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की धुरी है। एक ऐसा सवाल जो ना सिर्फ किरदारों की तकदीर बल्कि पूरे ब्रह्मांड का नक्शा ही बदल देगा। तो इसकी शुरुआत हुई कैसे? कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे खतरे से जो कहीं और से नहीं बल्कि भविष्य से निकलकर वर्तमान पर कहर बरपाने आया है। अंतरिक्ष के गहरे सन्नाटे को चीरता हुआ एक ब्लैक होल से अचानक एक विशाल और बहुत ही डरावना स्पेसशिप बाहर निकलता है। इसका नाम है नारडा और इसका कैप्टन है नीरो। वो समय में 25 साल पीछे आया है और अपने साथ लाया है तो सिर्फ तबाही और बदले की आग। आते ही नीरो का शिप बिना किसी चेतावनी के स्टारफ्लीट के जहाज यूएसएस केल्विन पर हमला कर देता है। इस भयानक अफरा-तफरी के बीच जॉर्ज कर्क नाम के एक ऑफिसर को सिर्फ कुछ मिनटों के लिए कैप्टन की कुर्सी संभालनी पड़ती है और उन चंद मिनटों में वो 800 लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। ठीक उसी पल एक शटल पर उसका बेटा जेम्स टी कर्क जन्म लेता है। उस एक घटना ने दो तकदीरों को जन्म दिया, दो ऐसी जिंदगियां जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं, पर जिन्हें आकर मिलना एक ही रास्ते पर था। ये कहानी है कर्क और स्पॉक की, मतलब जज्बात और तर्क के सबसे बड़े टकराव की। एक तरफ है जेम्स कर्क, आयोवा में पला बढ़ा एक बागी नौजवान, दिमाग बिजली से भी तेज, पर जिंदगी में कोई मकसद नहीं। और दूसरी तरफ है स्पॉक, वॉल्कन ग्रह का एक तार्किक जीनियस जो अपने आधे इंसान होने की वजह से दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ है। उसे कहीं भी पूरी तरह से अपनाया नहीं जाता। कर्क की दिशाहीन जिंदगी में मोड़ तब आता है जब कैप्टन पाइक उसे उसके पिता की विरासत का आईना दिखाते हैं। वो उसे चुनौती देते हैं, तुम्हारे पिता सिर्फ 12 मिनट के लिए एक स्टारशिप के कैप्टन थे और उन्होंने 800 जानें बचाईं। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम उससे बेहतर करके दिखाओ। बस यही वो बात थी जिसने कर्क के अंदर आग लगा दी और वो स्टारफ्लीट में शामिल हो गया। स्टारफ्लीट एकेडमी में एक बहुत ही मशहूर टेस्ट है, कोबायाशी मारू। इसे जीतने के लिए नहीं बल्कि हारने के लिए बनाया गया है। इसे डिजाइन किया था खुद स्पॉक ने। इसका असल मकसद कैडेट्स को ये सिखाना था कि जब हार तय हो, जब कोई रास्ता ना बचे, तब एक लीडर का असली चरित्र सामने आता है। लेकिन जेम्स कर्क को नामुमकिन शब्द से ही नफरत है। वो नियम तोड़ने में माहिर है। वो सिमुलेशन के कोड को ही रीप्रोग्राम कर देता है, दुश्मन के जहाज़ों को खिलौनों की तरह तबाह करता है, और ये सब करते हुए बड़े आराम से एक सेब खा रहा होता है। उसका मानना है कि नो विन सिनेरियो जैसी कोई चीज होती ही नहीं। जाहिर है इस जीत के बाद कर्क पर धोखेबाजी का आरोप लगता है। अकेडमी की सुनवाई में पहली बार कर्क और स्पॉक आमने सामने आते हैं। ये नियम तोड़ने वाले की सोच और नियम बनाने वाले के तर्क के बीच पहली सीधी टक्कर थी। लेकिन उनकी ये अकादेमिक बहस ज्यादा देर नहीं चलती। अचानक एक ऐसा संकट आ खड़ा होता है जो किसी सिमुलेशन में नहीं बल्कि हकीकत में पूरे के पूरे ग्रह के वजूद को मिटाने वाला है। वल्कन ग्रह से एक इमरजेंसी सिग्नल आता है। स्टारफ्लीट अपने सभी कैडेट्स को तुरंत रवाना कर देता है, लेकिन कर्क को कुछ गड़बड़ लगती है। क्या ये सच में मदद की पुकार है या फिर एक जाल? उसके दिमाग में वही सिग्नल कौंध जाता है जिसकी वजह से उसके पिता का जहाज तबाह हुआ था, और कर्क का शक एक भयानक सच में बदल जाता है। स्टारफ्लीट का पूरा बेड़ा नीरो के जाल में फंस चुका है। जब तक कोई कुछ समझ पाता, नीरो का एडवांस्ड शिप एक एक करके सारे जहाज़ों को मलबे में बदल देता है। लेकिन नीरो सिर्फ जहाज़ों को तबाह करने नहीं आया था। उसका असली मकसद कहीं ज्यादा भयानक है। वो वल्कन के कोर में ड्रिल करके रेड मैटर नाम का एक पदार्थ इंजेक्ट कर देता है। इससे ग्रह के अंदर ही एक ब्लैक होल बन जाता है जो पूरे वल्कन ग्रह को निगल जाता है। अरबों लोगों की सभ्यता मिनटों में खत्म। और स्पॉक ये सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देखता है। वो अपनी माँ को, अपने लोगों को, अपने पूरे ग्रह को हमेशा के लिए खो देता है। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने उसके तर्क और नियंत्रण की हर दीवार को तोड़कर रख दिया। इस तबाही के बाद कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है।
अब दो दुश्मनों को यानी एक कैप्टन और उसके कमांडर को एक साथ आना होगा, क्योंकि इस बार दांव पर सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी है। अपनी दुनिया खोने के दर्द में स्पॉक भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट चुका है। जब कर्क उसकी लीडरशिप पर सवाल उठाता है तो स्पॉक का तर्क जवाब दे जाता है और वो गुस्से में आकर कर्क को एक वीरान बर्फीले ग्रह पर मरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन उसी बर्फीले ग्रह पर कर्क को सारे जवाब मिलते हैं। उसकी मुलाकात भविष्य से आए एक बूढ़े स्पॉक से होती है। वो बताता है कि नीरो का बदला असल में उससे है। भविष्य में स्पॉक एक सुपरनोवा को रोकने में नाकाम रहा था, जिससे नीरो का ग्रह तबाह हो गया। अब नीरो अतीत में आकर स्पॉक से ठीक वही छीनना चाहता है जो उसने खोया था। बूढ़ा स्पॉक ही कर्क को कमान वापस लेने की एक तरकीब भी बताता है। प्लान सीधा था, इंजीनियर स्कॉटी की मदद से वापस शिप पर लौटो और स्पॉक को उसकी भावनाओं का इस्तेमाल करके इतना उकसाओ कि वो अपना आपा खो बैठे, क्योंकि अगर एक कमांडर हमला करता है तो उसे नियमों के तहत कप्तानी छोड़नी ही पड़ेगी। अब नीरो का अगला निशाना है पृथ्वी, और इस बार कर्क और स्पॉक एक टीम की तरह काम करते हैं। योजना बनती है, कर्क कैप्टन पाइक को बचाने नीरो के शिप पर जाएगा, जबकि स्पॉक नीरो का ध्यान भटकाएगा ताकि एंटरप्राइज का क्रू उस ड्रिल मशीन को नष्ट कर सके। और आखिर में दोनों मिलकर नीरो को हरा देते हैं। लेकिन इस लड़ाई में एक और ब्लैक होल बन जाता है। घमंडी नीरो सरेंडर करने के बजाय अपने शिप के साथ उसी ब्लैक होल में समा जाता है। एंटरप्राइज भी बाल बाल उस ब्लैक होल की जबरदस्त पकड़ से बचकर निकलती है। पृथ्वी को बचाने के बाद जेम्स टी कर्क को उसकी बहादुरी और जबरदस्त लीडरशिप के लिए यूएसएस एंटरप्राइज का कैप्टन बना दिया जाता है। उसने न सिर्फ अपने पिता की विरासत को सम्मान दिया, बल्कि वाकई उनसे बेहतर करके दिखाया। और कहानी के अंत में स्पॉक खुद कैप्टन कर्क के पास आता है और उसके फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर सेवा करने का अनुरोध करता है। ये उस दुश्मनी का अंत था और एक महान साझेदारी की शुरुआत, जो उन्हें भविष्य के अनगिनत सफरों पर एक साथ ले जाने वाली थी।